क्विकली चेक कर लीजिए क्या मैं लाइव हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्रतीक, गुड मॉर्निंग शकला का बुम बुम, शिवराज रावत, आर्ची मधवानी, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, एम आई लाइव, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? यप। Good morning, G. Good morning, all of you. We'll just wait for 1 or 2 minutes for everyone to join and then we'll quickly start. थोड़ा सा डिस्टरबेंस आज की क्लास में हो सकता है बिकॉज मैं इस समय हूँ हमारे ऑफिस में, एकाग्रता के ऑफिस में, जहाँ से कुछ मूवमेंट हो रही है। आज सामान की मूवमेंट हो रही है। हम लोग सुबह 6 बजे से यहीं पर हैं, मैं और स्वाति मैम ऑफिस में। और ये मूवमेंट की वजह से काफ़ी लेबर लोग वगैरह भी है यहाँ पर। थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, क्लास इंटरप्ट भी हो सकता है। एडवांस में कह रहा हूँ, तैयारी रखिएगा। तो बस यही कहूँगा कि अगर इंटरप्ट भी हुआ तो चिंता मत कीजिएगा, फिकर नॉट, वरी नॉट। हम लोग तो वापस मिलेंगे ही। जो आज अधूरा रह गया है वो कल पूरा हो जाएगा। दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, है ना? सो डोंट वरी। चलिए शुरू करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का लेक्चर नंबर 10 में। आज की डेट है 23 अगस्त 2024। मेरा नाम है CACS अंशुल अग्रवाल। वो सभी लोग जो मुझे नहीं जानते उन लोगों के लिए क्विक इंट्रोडक्शन। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैं एकाग्रता CA का फाउंडर हूँ, डायरेक्टर हूँ और अड्डा 247 पे CA क्वर्टिकल का डायरेक्टर हूँ। दोस्तों, मैं CA फाउंडेशन में अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, CA इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 10। जैसे कि मैंने कहा, क्षमा कर दीजिएगा, आज के लेक्चर में थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। इंटरनेट का नहीं, डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है, थोड़े नॉइस का, थोड़े इंटरप्शन का, बिकॉज मैं इस समय हूं एकाग्रता के इंदौर ऑफिस में, जिसका हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। और सुबह 6 बजे से मैं और स्वाति मैम, मतलब माय बेटर हाफ, हम दोनों यहाँ पर हैं ऑफिस में और लेबर्स भी यहाँ पर है। तो थोड़ा इंटरप्शन हो सकता है, थोड़ा मैं आप लोगों से एडवांस में क्षमा चाहूंगा। अगर क्लास जल्दी बंद करनी पड़ी तो वो भी चीज आज हो सकती है। तो एक काम करते हैं, लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ द टाइम दैट्स अवेलेबल विद अस। एक बार क्विकली ट्रैकर की तरफ आप लोगों को लेकर चलता हूं कि आज हमारा ट्रैकर में क्या क्या है, टारगेट क्या क्या है। ओके, तो ट्रैकर के हिसाब से सबसे पहले हमें हमारा होमवर्क चेक करना है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट? ओके, चेक करते हैं। कोई बात नहीं, अक्षय अच्छे से चेक करें, डिटेल में चेक करें, डोंट वरी। Question number 16. From the following balance sheet of Grow More Limited, prepare cash flow for the year ending 31st March 2021. पहला कॉलम है क्लोजिंग का, दूसरा कॉलम है ओपनिंग का, 31st मार्च 21, 31st मार्च 20। ठीक है, ये दोनों कॉलम्स हमें दिए गए हैं। नीचे 4 नोट्स दिए गए हैं। एडजस्टमेंट्स किन किन चीजों के एक बार पढ़ लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, स्टार मार्क। एट द एंड ऑफ द ईयर वन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग वाज सोल्ड, परचेज वाज आल्सो मेड एट द ईयर एंड। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी का ही एक और स्टार मार्क है। रुपीज 50,000 वाज पेड फॉर इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में काम आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग गॉट कंप्लीटेड ऑन 31st March 2021 एंड हेंस नो डेप्रिसिएशन मे बी चार्ज्ड ऑन द सेम। तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए एक स्टार मार्क। लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा एडजस्टमेंट है। ठीक है, बाकी एज सच मुझे कुछ लंबा चौड़ा सीन इस क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है। इजी क्वेश्चन लग रहा है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से, तो शेयर कैपिटल का नोट नंबर नहीं है, डायरेक्टली लिखा है 8 लाख 10 लाख। 2 लाख रुपए से शेयर कैपिटल बढ़ा है। 2 लाख रुपए से शेयर कैपिटल बढ़ना इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। मॉड्यूल से डायरेक्टली मैं चेक करवा रहा हूं। उसके बाद में रिजर्व्स एंड सरप्लस का है नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में चलते हैं। जनरल रिजर्व है 1,50,000 ओपनिंग और क्लोजिंग है 2 लाख। जनरल रिजर्व 50,000 रुपए से बड़ा है। और फिर पीएनएल अकाउंट दिया है। दोस्तों, रिगार्डलेस टू से पीएनएल अकाउंट तो हम लोगों को डेफिनेटली बना ही लेना चाहिए, बिकॉज वो हमारे लिए काफी सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक स्लाइड इंसर्ट करता हूँ और टी फॉर्मेट में पीएनएल अकाउंट आप लोगों के लिए बना लेता हूँ। लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 वर्किंग नोट्स। ठीक है, सबसे पहली वर्किंग नोट मैं यहाँ पर बना देता हूँ आप लोगों के लिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस दिया है दोस्तों 60,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस है 60,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। अब समझना, जनरल रिजर्व में जो 50,000 रुपए है वो कहां से आता है। जनरल रिजर्व क्या है? जनरल रिजर्व इज एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। वो खुद कमाने नहीं जाता है, लेकिन जनरल रिजर्व में जो भी पैसा आता है
वो आता है पीएनएल अकाउंट से। तो अगर जनरल रिजर्व में 50,000 रुपीज का एडिशन हुआ है तो वो एडिशन कहां से हुआ होगा? पीएनएल अकाउंट से, मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो आपने एंट्री पास की होगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। तो ये भी यहां पर एक्सप्लेन हो जाता है, जनरल रिजर्व में पैसा आने का और कोई सोर्स नहीं होता है। नोट नंबर 1 यहां पर कंप्लीट होता है, बैलेंस शीट में आके उसे करता हूं टिक मार्क। नोट नंबर 2 है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। चलते हैं नोट नंबर 2 में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स दिए इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर। ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिबेंचर्स आर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इस पे किसी प्रकार के इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट नहीं आएगा। और क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट्स भी हमने पढ़ लिए हैं कि ये जो डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं क्या ये नॉन कैश कंसिडरेशन क्या है? ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब ये डिबेंचर्स जो हैं दे आर इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन। डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश, इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चेक कीजिएगा 2 लाख रुपीस। क्लियर हो गया सभी को? बैलेंस शीट में आता हूं, यहां पर भी करता हूं मैं टिक मार्क। करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। करंट लाइबिलिटीज में दिया है आपको ट्रेड पेबल्स, ओपनिंग है 8,20,000, क्लोजिंग है 7 लाख। ये डिक्रीज हो रहा है 1,20,000 से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, कैश आउटफ्लो ऑफ 1,20,000। सबको क्लियर हो रहा है? सब समझ में आ रहा है? क्लियर? चेक करो एक बार, रिस्पॉन्ड करते रहिए सभी जने, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज मैं सच बता रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ मैं अभी। लिटरली आपको अगर कैमरा ऑफ करके दिखा सकता था, एक बहुत छोटी सी जगह पर बैठकर मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, बट थोड़ा मूवमेंट का काम है। चलिए नोट नंबर 3 है अदर करंट लाइबिलिटीज। यहां पर आते हैं डिविडेंड पेबल, ओपनिंग है 1 लाख और क्लोजिंग है 0। इसका मतलब क्या है? हमने करंट ईयर में 1 लाख रुपए का डिविडेंड जो है वो पे कर दिया है। कैश आउटफ्लो होगा कौन सी एक्टिविटी का? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। दूल्हा जहां बाराती वहां। बहुत बढ़िया। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका भी लेजर अकाउंट में सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर बना देता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस है 70,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस है 70,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब आते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लायबिलिटी साइड स्प्लिट हो गई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नोट नंबर 4, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को लेकर एडजस्टमेंट्स दिए, अभी रुक जाते हैं, बाद में आते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग है कुछ नहीं, क्लोजिंग है 1 लाख, मतलब हमने करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट्स की है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश आउटफ्लो, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपीस। चेक करिएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। इन्वेंट्रीज 2 लाख से बढ़ के 4 लाख रुपए हो गई है, मतलब देयर इज एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 2 लाख इन इन्वेंट्रीज। कैश आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2 लाख रुपीज। उसके बाद में यहां पर दिया है 7 लाख का 5 लाख डिक्रीज हो गए हैं। ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख से, बहुत बढ़िया, 2 लाख से ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो गए। कैश इनफ्लो, क्या कहा? ट्रांसपोर्टर नहीं निकल गया कि नहीं निकल? ओके, ये भी टिक मार्क, ये भी टिक मार्क। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2 लाख है, एंड ऑफ द ईयर है 0। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ई है 2 लाख, एंड ऑफ द ईयर है 0, तो डी हमें कितना मिलेगा? डी विल बी नेगेटिव 2 लाख, इट शुड बी नेगेटिव 2 लाख। तो हमें क्वेश्चन में पता चल सकता है हमारा सोल्यूशन सही है कि नहीं है। एंड नोट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। नोट नंबर 4 हमारा बचा है एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2। ये दोनों एडजस्टमेंट्स एसेट से रिलेटिंग है, देखेंगे उसको। नंबर 3 है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स रुपीज 50,000। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स कहां जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में 50,000। तो आपको यहां पे करंट ईयर की प्रोविजन पता चलेगी। करंट ईयर की प्रोविजन दोस्तों कितनी होगी? 1,50,000 माइनस 70,000, दिस बैलेंसिंग फिगर बिकम्स 80,000। अब दो जगह ये फिगर्स का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले पेमेंट ऑफ टैक्स जो है 50,000 रुपए, ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश आउटफ्लो में। दूसरा, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर एकदम शुरुआत में, जहां हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसके बाद में एड बैक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिखना चाहे तो भी चल सकता है, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 4 यहां पर टिक मार्क होता है। एडजस्टमेंट नंबर 5 पे मैं पहले आता हूं। वो कहता है कि जो बिल्डिंग है आपकी, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो है इट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2021, हेंस नो डेप्रिसिएशन में बी चार्ज्ड ऑन द बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है? मेरे बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू है 4 लाख, क्लोजिंग वैल्यू है 6 लाख, मतलब यहां सरासर दिख रहा है कि 2 लाख रुपए का बिल्डिंग के अंदर एडिशन हुआ है, और ये 2 लाख रुपए का जो है ये कैश आउटफ्लो है। नॉर्मली हम लोग बिल्डिंग अकाउंट बनाते थे और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देखते थे
अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दी होती थी। तो ये एडजस्टमेंट ने क्लियरली क्या कहा है कि क्योंकि बिल्डिंग ईयर एंडिंग डेट पर बनकर खत्म हुई है दोस्तों, इसलिए कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। इसी वजह से क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जो 2 लाख रुपीज है, दैट्स अ क्लियर कट केस ऑफ परचेज ऑफ द बिल्डिंग। करेक्ट। चलिए एक और एडजस्टमेंट यहां पर खत्म होता है। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 जो बचता है वो बचता है प्लांट एंड मशीनरी को लेकर, जिसका लेजर अकाउंट मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं यहां पर। तो मैं यहां पर आ रहा हूं और ये मैंने आपके सामने लेजर अकाउंट बना दिया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है हम लोगों के पास 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख। ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, डेबिट बैलेंस होता है डोंट फॉरगेट, क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख। बहुत बढ़िया। अब नीचे जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं उनको पढ़ते हैं और उसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% वाज चार्ज ऑन ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ओके, कर लेंगे, खावस रखिए, शांति रखिए। एट द एंड ऑफ द ईयर वन मशीन कॉस्टिंग 50,000, WDV 20,000 वो सोल्ड फॉर 35,000। मशीन बेची है 35,000 में। पहली बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 35,000, और ये 35,000 का क्या होगा बेटा जी, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चेक कर लीजिएगा। अब ये जो मशीन आपने बेची है, इस मशीन की WDV है 20,000, कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। 20,000 की मशीन को 35,000 में बेचा है, 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट क्रेडिट 15,000। अब ये PNL के क्रेडिट में जाके बैठा होगा, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। सो वी कम टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और 15,000 रुपए को यहां से करते हैं डिडक्ट। चेक कीजिएगा सभी जने, 15,000 को यहाँ पे करते हैं डिडक्ट। सर पर मॉड्यूल में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व मॉड्यूल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, चिंता मत करो, मैं पूरा टैली करवा दूंगा, टेंशन मत लो, है ना, मैं करवा दूंगा। ठीक है सर। परचेजेस वर आल्सो मेड एट द ईयर एंडिंग डेट, मतलब अब जो भी मशीन्स आपने खरीदी है वो ईयर एंडिंग डेट पे खरीदी है, मतलब एडिशंस पे कोई प्रकार का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। इसी वजह से क्वेश्चन के फर्स्ट एडजस्टमेंट में पहले ही बोल दिया था कि डेप्रिसिएशन जो है वो ओपनिंग एसेट्स पे चार्ज होगा। ठीक है। तो जो एसेट्स हमने बेची है वो भी कब बेची है, ईयर एंडिंग डेट पे। जो एसेट्स हमने खरीदी भी है वो भी ईयर एंडिंग डेट पे। तो ओपनिंग WDV जो है प्लांट एंड मशीनरी की वो है 5 लाख, और 5 लाख का 25% डेप्रिसिएशन जो होता है वो होता है 1,25,000 रुपए। ये 1,25,000 का जो डेप्रिसिएशन है ये एडजस्टमेंट्स के अंदर एड बैक हो जाएगा, चेक कीजिएगा, 1,25,000। क्लियर हो गया, पक्का। अब मैं आता हूं अपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में और मैं क्रेडिट साइड की टोटल लेता हूं, तो जाकर दोस्तों मुझे पता चलेगा कि एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी कितना है। तो मैं यहां पर टोटल लेता हूं, माइनस करता हूं 5,15,000, तो एडिशंस मिलेगा मुझे 3,45,000 रुपए। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। 3,45,000 कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चेक कीजिएगा 3,45,000। दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेट आउटफ्लो है 6,10,000, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नेट आउटफ्लो है 3 लाख। ये दो एक्टिविटीज यहां पर क्लोज होती है। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, मॉड्यूल्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको एकदम क्लेरिफाई कर देता हूं। काफी बार बच्चा कहता है सर आपने तो समझाया था कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता है, देखिए सर मॉड्यूल में तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिया। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना भाई, चिंता मत कर। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, हमारा ये वाला लेजर अकाउंट क्लोज हो गया, ये वाला लेजर अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ हमारा PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोजीशन बन रही है 1,50,000 टोटल ऑन द डेबिट साइड, उसको मैं लिखता हूं क्रेडिट साइड में और माइनस करता हूं 60,000, तो मुझे मिलेगा 90,000। ये 90,000 क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैं लेता हूं कहां पर, ये यहां पर लूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा 90,090,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। समझ में आ रहा है। अब समझना, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग चलाकर देखेंगे तो इस पार्ट में इंस्टीट्यूट ने यही सारी चीजें करी है, यही सारे एडजस्टमेंट्स कर रखे हैं। हम लोग यहां से टोटल लगा लेते हैं 90,000 ऑन योर कैलकुलेटर प्लस 1,20,000 25,000 माइनस 15,000, 2 लाख रुपए। किस चीज का घपला कर दिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड बैक करेंगे 80,000 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना मिलेगा, 90,000 प्लस 80,000, 1,70,000 इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
चेक कीजिएगा। मॉड्यूल में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों ये जो तीन फिगर्स हैं, इन तीनों फिगर्स की टोटल इतनी ही होनी चाहिए। कैलकुलेटर पे लेकर देख लीजिए, 40,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000, इट इज कमिंग टू 1,70,000। सिर्फ फर्क ये है कि उन्होंने अलग से ना बनाकर डायरेक्टली दे दिया, जो शायद आपको कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है। और मैं एक स्टैटिक अप्रोच, एक यूनिफॉर्म अप्रोच फॉलो कर रहा हूं राइट फ्रॉम द डे वन, कि हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे, एड बैक करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके अंदर आगे यही सारी एडजस्टमेंट चलेगी, 1,70,000 प्लस दिस बिकम्स 2,80,000। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करेंगे, इनकम टैक्स पे करेंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल मैच हो जाएगा, 1,10,000 रुपए। चेक कीजिएगा सभी चले। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे हिसाब से अभी भी जनरल रिजर्व का जो एडजस्टमेंट है, क्या हो गया, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो में नहीं आता है। मेरे हिसाब से हमें एक स्टैटिक अप्रोच हमेशा फॉलो करना चाहिए। हमें लेना चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमको कहां से मिलेगा दोस्तों? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ठीक है। ये फिगर लेने के बाद इसके अंदर हम इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, उसके बाद हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग करते जाएंगे एडजस्टमेंट्स और आगे बढ़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्या समझ में नहीं आया बेटा श्रेया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन से निकाला बेटा 90,000, चेक कर लो, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे पास है, कहां पे दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? ये देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इस अकाउंट से निकला है 80,000 रुपए, ये भी चेक कर लो। दोनों को ऐड कर लो, चेक कर लो, 1,70,000 रुपए आ रहा है। इसमें क्या समझ में नहीं आया बेटा? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। इट्स अ वेरी सिंपल एडिशन फिगर ना, इसमें बताओ और क्या समझ में नहीं आया? जो बताओगे मैं बता दूंगा आपको। और इज दिस क्लियर नाउ? मतलब मैं एक सिंपल सी चीज कहना चाह रहा हूं, आप ये वाला जो पार्ट है ना मॉड्यूल का, ये वाला जो पार्ट है, इसको इग्नोर करके हम जैसे सॉल्व करते हैं हमेशा वैसे ही सॉल्व करो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मॉड्यूल वाला सोल्यूशन रेफर करोगे बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, हमको सिखाने वाला मॉड्यूल ही है, बट मॉड्यूल ने कहीं कहीं पे बड़ा गफला किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1313। ये क्लियर हो गया सभी को? इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता नहीं ज्यादा समय लगा होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1313। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं, चेक करते हैं। ABC Limited gives you the balance sheet as on 31st March 2020 and 31st March 21। अब देखना, पहला कॉलम यहां पर है ओपनिंग का, दूसरा कॉलम है यहां पर क्लोजिंग का, 31st March 20 और 31st March 21। You are required to prepare cash flow statement by using indirect method as per AS3 for the year ended 31st March 2021। ठीक है, आपको लंबी चौड़ी बैलेंस शीट दी गई है, रुपीज इन रुपीज है, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स दिए। थैंक गॉड, व्हेन आई सी लेस एडजस्टमेंट आई फील सो गुड, सो रिलैक्स्ड। ओके, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 1,80,000 इज 10,40,000। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली नेट प्रॉफिट दिया है आपको 10,40,000 रुपए आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बहुत बढ़िया, इसी फिगर की हमें जरूरत थी, लेकिन फिर भी हम लोगों को लेजर अकाउंट तो यहां पर बनाना पड़ेगा, बनाएंगे, डोंट वरी। Trade receivables of 2,30,000 were determined to be worthless and written off against the provision for doubtful debts account during the year. Not a problem, not a problem at all. RDD का एडजस्टमेंट है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा लेजर अकाउंट्स बनेंगे नहीं, एक एक कर कर समझते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ फोकस कीजिएगा सभी जने। शेयर कैपिटल नोट नंबर नहीं है, ओपनिंग भी 50 है, क्लोजिंग भी 50 है, मतलब देयर इज नो चेंज इन शेयर कैपिटल, ना ही शेयर्स आए ना ही शेयर्स गए। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस वर्किंग नोट हमको बनानी पड़ेगी, यहीं पर बना लूं मैं, क्वेश्चन नंबर 19 वर्किंग नोट। ओके, सबसे पहली वर्किंग नोट मैं बनाता हूं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब वही होता है ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑब्लिक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगर आप यहां देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस है 26,50,000, ओपनिंग बैलेंस है 26,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है दोस्तों
36,90,000, 36,90,000, ठीक है। यहां पर जनरल रिजर्व अगर है नहीं, डिविडेंड का एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है, मैं जितना समझ पा रहा हूं 36,90,000 माइनस 26,50,000, अगर आप ये देखते हैं, ये अकाउंट वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप ये देखते हैं तो बराबर यहां पर डिफरेंस है 10,40,000 रुपए का, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप अगर देखेंगे ना तो ये अकाउंट हमारा बिल्कुल परफेक्टली टैली हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ये लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये लेजर अकाउंट बना रहा हूं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,40,000। पर सर एक बात पूछे सर, हाँ सर यहां पर तो लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज 10,40,000। आफ्टर चार्जिंग टैक्स कहां लिखा है? एक चीज दिमाग में कभी भी फिट कर लो, अभी भी मतलब बेसिक्स क्लियर नहीं है तो भी फिट कर लो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट कहां से आता है? पीएनएल अकाउंट में आता है। पीएनएल अकाउंट में जो प्रॉफिट निकला है, जो प्रॉफिट बचा है, नेट प्रॉफिट, वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता है। टैक्सेशन की जो प्रोविजन है, इज इट एन एक्सपेंडिचर और इज इट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन, इट इज एन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कहां पर डेबिट होता है? पीएनएल अकाउंट में। और अप्रोप्रिएशंस कहां डेबिट होते हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। सर कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो आप अप्रोप्रिएशन के? बिल्कुल, ये लीजिए, कंपनी ने जो पैसा कमाया, कंपनी उसके साथ क्या क्या कर सकती है, उसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन। जैसे कि कंपनी उसको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, तो वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट विद शेयर होल्डर्स हो गया, तो वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। कंपनी उससे बोनस शेयर्स दे सकती है, वो भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी उसको इशू कर सकती है, क्या कर सकती है? कंपनी उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना भी क्या हो गया? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। समझ में आया आपको? तो ये कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, तो अपने दिमाग में बहुत क्लियर कर लीजिएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर भी इसके ऊपर अगर लगा तो मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन वापस दूंगा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद, बट अभी के लिए ये 10,40,000 बिल्कुल टैली हो रहा है, हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्लियर हो रहा है। मैं ये 10,40,000 की फिगर को लिखता हूं यहां पर मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और उसमें 1,80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन मैं ऐड कर देता हूं, यहां पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये एडजस्टमेंट मेरा खत्म हो गया और मैं बैलेंस शीट में हूं अगर, तो मेरा रिजर्व्स भी खत्म हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे नोट नंबर 1 दिया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अच्छा नोट नंबर 1 यहां पर गलत दिया है, नहीं दिया है। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशूड एट द ईयर एंडिंग डेट। अब डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस है 9 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस 9 लाख है, मतलब डिबेंचर्स आर इशूड ड्यूरिंग द ईयर। डिबेंचर्स इशू किया है तो इट विल रिजल्ट इनटू कैश इनफ्लो ऑफ रुपीज 9 लाख। चेक करिएगा, कैश इनफ्लो 9 लाख का। अब एक काम और देखना सर, डिबेंचर्स ये जो इशू किए हैं इस पे इंटरेस्ट आएगा क्या? ब्रैकेट में क्या लिखा है उसको अच्छे से पढ़िएगा। डिबेंचर्स आर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि डिबेंचर्स आर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, इस पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। बैलेंस शीट में चलते हैं, इसको करते हैं टिक मार्क। अब आगे बढ़ते हैं। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन। बैंक लोन का ओपनिंग बैलेंस है 1.5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। 1.5 लाख रुपए का बैंक लोन लिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा 1.5 लाख रुपए का बैंक लोन लेना, 1,50,000 कैश इनफ्लो। चेक करिएगा। ट्रेड पेबल्स, ओपनिंग कितना है? 880, क्लोजिंग है 820। ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं दोस्तों 60,000 से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेक कीजिएगा कहां पर है, ये रहा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, कैश इनफ्लो, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल्स। चेक ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज पे नोट नंबर 2 है, जिसमें दो चीजें हैं, डिविडेंड पेबल एंड लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। एक एक कर सॉर्ट आउट करते हैं। डिविडेंड पेबल एंड लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। डिविडेंड पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 0। भैया टीवी देखना बस, है ना। ओपनिंग बैलेंस है 150, क्लोजिंग है 0, मतलब 1.5 लाख रुपए का डिविडेंड आपने पे किया है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो। चेक करना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो। सर बैंक लोन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्यों नहीं आया? बैंक लोन कैसे आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेटा?
बैंक लोन, नहीं नहीं नहीं, बैंक लोन कैसे करंट लायबिलिटी? नो नो नो, करंट लायबिलिटी का मतलब नहीं समझा। करंट लायबिलिटी मींस द लायबिलिटी व्हिच इज सेटल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। बैंक लोन, understand, even it is short term borrowing, but it is borrowing. Borrowing means something which results into change in the capital structure, therefore it is a financing activity, not an operating activity. ये क्लियर कर लें, समझ में आया? करंट लायबिलिटी में क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज वो शॉर्ट टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म मतलब विच इज रिपेबल इन दैट विद इन 12 मंथ्स, बट it is not the part of day to day business operation, it is an borrowing. Since it is a borrowing, it is relating to finance, therefore it is a financing activity. Other current liabilities, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 4,80,000, क्लोजिंग बैलेंस है 2,70,000। ओके, डिविडेंड पेबल हो गया। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, ओपनिंग 330, क्लोजिंग 270, 3,30,000 माइनस 2,70,000, 60,000 रुपए से कम हो रही है लाइबिलिटी, 60,000 रुपए से डिक्रीज हो रहा है। कहां पर जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जाएगा, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर हो गया? पक्का? वेरी गुड। अब यहां पर नोट नंबर 3 खत्म हो गया। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हमारी खत्म हो गई। बैलेंस शीट की एसेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बहुत सिंपल सा एडजस्टमेंट मुझे यहां पर दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो एसेट की कॉस्ट अलग से दी है, डेप्रिसिएशन अलग दिया, और नेट कैरिंग वैल्यू का मतलब होता है WDV ऑफ एन एसेट। नाउ WDV ऑफ एन एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हाउ मच इज द ओपनिंग WDV? चेक ऑल ऑफ यू, 21,20,000 एंड क्लोजिंग WDV इज 32,80,000। दोनों में डिफरेंस कितना है बेटा जी? 11,60,000 रुपए का डिफरेंस है, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो मात्र 1,80,000 रुपए है। मतलब यहां पर कुछ परचेस ऑफ एसेट है। ये परचेस ऑफ एसेट को कैसे निकालेंगे? फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर क्या करता हूं, आप लोगों के लिए एसेट अकाउंट बना लेता हूं, ठीक है? एसेट अकाउंट, तो एसेट अकाउंट में डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस दिया है 21,20,000, 21,20,000, और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 32,80,000, 32,80,000। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 1,80,000। डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है बेटा जी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो एसेट अकाउंट के क्रेडिट में आ गया 1,80,000। तो क्रेडिट की टोटल कितनी हो गई? 32,80,000 प्लस 1,80,000, 34,60,000, 34,60,000। इसको मैं लिखता हूं डेबिट में 34,60,000, माइनस करता हूं 21,20,000। Additions to fixed assets, check all of you, is it coming to 13,40,000? 13,40,000 रुपए की एडिशंस टू फिक्स एसेट्स है क्या? पक्का? सो ये 13,40,000 रुपए कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। कैश आउटफ्लो 13,40,000। चेक कीजिएगा सभी जने। वेरी गुड। नोट नंबर 3 यहां पर खत्म होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स में अब देखना फिर से, भाई क्या नाम है तेरा? शाकला का बूम बूम, तू क्या बोलेगा अभी? करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है ये ओआ में जाएगा, ये ओआ में नहीं जाएगा, ये ईआ में जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स है ना, भावनाओं पे जा। 11,80,000 और 15 लाख दोनों में डिफरेंस कितना है? 15 लाख माइनस 11,80,000, दोनों में डिफरेंस है 3,20,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट्स मेरी बड़ी है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स मेड, कैश आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चेक करना, समझ में आया? बहुत बढ़िया। इन्वेंट्री चेक करो कितना है? ओपनिंग है 20,10,000, क्लोजिंग है 19,20,000। इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। कहां पर गया? ये रहा 90,90,000। चेक करिए। उसके बाद में नोट नंबर 4 है ट्रेड रिसीवेबल, उसके लिए रुक जाएंगे क्योंकि कोई एक एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1520, एंड ऑफ द ईयर आल्सो 1520। मतलब क्या? नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है डैश, मतलब ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। अदर करंट एसेट्स प्रीपेड, opening 90,000, closing 1,20,000, current assets are increasing by 30,30,000,
ये 30,000 से जो इंक्रीज हो रहा है ये आ गया यहां पर, चेक कर लीजिएगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या? सिर्फ एक चीज छोड़ी है मैंने, दैट इज डेटर्स, और क्योंकि उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट आपको सिखानी है, बाकी ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई मेरिट नहीं बच रहा है, चेक कर लीजिएगा सभी जने। आप अगर देखेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्लोज हो गई है, आप अगर देखेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी क्लोज हो गई है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये दोनों क्लोज हो गई है। सिर्फ और सिर्फ बचती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और वो भी सिर्फ एक चीज के वजह से, डेटर्स के एडजस्टमेंट की वजह से, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। सर टैक्सेशन का यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं दिया है, नहीं दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? नहीं दिया तो नहीं है, तो जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसी को हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जस्ट 1 मिनट। क्लियर हो गया? एक ही चीज बचती है, डेटर्स की एडजस्टमेंट। ठीक है, डेटर्स की एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या है समझिएगा। अब ट्रेड पेबल्स का, ट्रेड रिसीवेबल्स का अगर आप देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस भी दिया है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है। ओपनिंग बैलेंस दिया है 23,90,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 28,30,000। ठीक है, और उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट अलग से दिया है। क्या करेंगे हम लोग? यहां पर बनाएंगे आरडीडी का अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट। आरडीडी का अकाउंट अगर आप बनाएंगे तो आप अगर यहां चेक करेंगे, इसको कहते हैं ओल्ड आरडीडी। आरडीडी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मींस ओल्ड आरडीडी, और ये है आपकी न्यू आरडीडी। व्हाट इज आरडीडी? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये एक लेजर अकाउंट क्यों बना है समझना, किस लिए बना है? ये लेजर अकाउंट तब बनता है जब आपको लगता है कि शायद आपके कोई डेटर्स ऐसे हैं जो आपको पैसा पे नहीं करेंगे, शायद एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है, एंटिसिपेटेड एक्सपेंस है। तो ओल्ड आरडीडी का 1,50,000 का ओपनिंग बैलेंस हो गया, न्यू आरडीडी का 1,90,000 का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। चेक कीजिएगा। अब क्वेश्चन के नीचे का एडजस्टमेंट क्या कहता है? ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 2,30,000 वर डिटरमाइंड टू बी वर्थलेस, मतलब ये हो गए आपके एक्चुअल बैड डेट्स। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 2,30,000 आर एक्चुअल बैड डेट्स। एक सिंपल सा प्रोविजन याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। सिंपल सा प्रोविजन याद क्या रखना है दोस्तों? अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं जिसके लिए आपने कभी प्रोविजन बना रखा है, तो आप पीएनएल को डेबिट नहीं करते हैं, आप डेबिट किसको करते हैं? एक्चुअल एक्सपेंसेस प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो अब आप ये जो 2,30,000 रुपए का खर्चा है उसको कहां डेबिट करेंगे? आरडीडी को डेबिट करेंगे। मतलब एंट्री क्या पास करेंगे आप समझिएगा, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, आपको एक चीज और बताता हूं, अगर आप आरडीडी अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे होते थे तो आप इसकी जगह एंट्री पास करते थे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया? तो यहां पर कुल मिलाकर आपके पीएनएल में कितना अमाउंट जाएगा? बैलेंसिंग फिगर ऑफ आरडीडी अकाउंट, इसको हम कहते हैं करंट ईयर प्रोविजन ऑफ 2,70,000। मतलब इतना अमाउंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर डेबिट हुआ है। ये जो पीएनएल में डेबिट हुआ है दोस्तों, पहली बात ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, मैं एडजस्टमेंट्स में इसको ऐड करूंगा। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, आई विल ऐड टू द एडजस्टमेंट्स। ये क्लियर हो गया आपको? पक्का? अब दूसरा, मैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कैसे निकालूंगा? अब समझना, मेरे ओपनिंग डेटर्स तो 23,90,000 है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं? 28,30,000। अब समझना, ये क्लोजिंग डेटर्स एक्चुअली 28,30,000 नहीं थे, देवर समथिंग सम अमाउंट माइनस 2,30,000, मतलब आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर एक्चुअल बैड डेट देन इट बिकेम 28,30,000। तो सवाल ये उठता है, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हाउ मच वर द डेटर्स बिफोर आरडीडी प्रोविजन? तो 28,30,000 प्लस 2,30,000 इट बिकम्स 30,60,000. So my closing debtors are 30,60,000 minus my opening debtors.
are 23,90,000. So how much is change in debtors? It is coming to 6,70,000, which is exactly over here. Check all of you. So the only important adjustment because of which you are going to revise this question every single time is the provision and the working note of RDD. Check all of you. एक काम करो, अपने रजिस्टर में आके ना मैं आपके लिए बनाता हूं, आरडीडी अकाउंट को बना लो अच्छे से. अच्छा थिंक सर से ठीक हो जाएगा बाद में. तो जिसने किया है ना वो करेगा तो हो जाएगा. हाँ. Just give me 1 minute. Just give me 2 minutes, guys. Just give me 2 minutes, guys. हाँ, just 2 minutes. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया है. इसके ऊपर आप लिखेंगे आरडीडी अकाउंट. मैं आपको सिर्फ अगला क्वेश्चन बताता हूं जो आप कीजिए. एज आई सेड देयर विल बी लिटिल डिस्टर्बेंस टुडे. क्वेश्चन नंबर 15 आप अभी सॉल्व करिए. अक्षय कुमार, मैं आपसे करता हूं बात. मैं आपकी वैसे भी अभी मूवी देख कर आया हूं, तो मैं आपसे करता हूं बात. क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग सॉल्व करेंगे. मैं आपको 15 मिनट का समय देता हूं. Question number 15 is just a practice question. Please solve question number 15.
हाँ जी, हाँ जी, डन। जब मूवमेंट होता है ना, इतने पंगे आते हैं ना, इतनी परेशानी आती है कि पूछो ही मत। चैलेंजेस नेवर स्टॉप और सब अनएंटिसिपेटेड है। दो क्वेश्चंस आज हमें करने हैं, 15 और 18 नंबर, दो ही क्वेश्चंस बचे, फिर ये चैप्टर हमारा हो जाएगा। और मैं रियली एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूं इस एक चैप्टर को अगले लेक्चर तक। आई रियली डोंट वांट टू डू दैट। करेक्ट? हो गया सभी का? शैल वी चेक ऑल ऑफ यू? चेक। समझ ले। आईसीआर मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 12। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। फिर 18 नंबर करना है, वो भी हम आप लोग कीजिएगा पहले, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। From the following information of Mr. Zen, prepare a cash flow statement as per AS3 for the year ended 31st March 2021. Reference दे दीजिएगा सभी जने, lecture number 10. Write down page number of your register where you solve this question. Now understand. मिस्टर जेन, अब यहां पर एक चीज समझ में आ गई दोस्त कि ये जो क्वेश्चन है ये सोल प्रोप्राइटर का है ना। हाउ डज इट मैटर्स? फर्स्ट कॉलम है 1 अप्रैल 2020, ये है ओपनिंग और ये है हमारा क्लोजिंग का कॉलम। जेन का कैपिटल का बैलेंस है ओपनिंग का 10 लाख और क्लोजिंग का 12,24,000। अब कैपिटल का जो बैलेंस है वो मल्टीपल रीजंस के वजह से चेंज होता है ना। वन ऑफ द रीजन इज कि आपको उसका प्रॉफिट मिल जाए या लॉस हो जाए, एडिशनल कैपिटल हो, ड्रॉइंग्स हो, तो अभी हम उसको पार्क करते हैं। ट्रेड पेबल्स, करंट लाइबिलिटी, ओपनिंग है 320, क्लोजिंग है 352, तो ट्रेड पेबल्स मेरे इंक्रीज हो रहे हैं 32,000 से, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा 32,000 इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। चेक करिएगा कैश इनफ्लो। ये क्लियर हो गया? कोई बात नहीं रौनक, चेक करते हैं है ना। मिसिस जेन्स लोन, मिसिस जेन्स लोन ओपनिंग है 2 लाख, क्लोजिंग है 0। लोन मतलब फाइनेंस, फाइनेंस मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब लोन रीपे हुआ है तो 2 लाख रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो होगा। कभी भी अप्रोच रखना, क्रिटिकल आइटम को लास्ट में देखेंगे, इजी आइटम को पहले करते चलेंगे, स्टेप वाइज मार्किंग का फायदा उठाना है। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन, ओपनिंग 320, क्लोजिंग 4 लाख, 40 लाख रुपए का एडिशनल लोन लिया है, सॉरी 320 और 4 लाख, 80,000 का एडिशनल लोन लिया है, कैश इनफ्लो। चेक कीजिएगा। क्लियर है? अप्रोच आप देखते चलो, मैं बिल्कुल कूल माइंडेडली सॉल्व कर रहा हूं, जो जो होता जा रहा है करते चलो। लैंड, लैंड इज अ नॉन डिप्रिशिएबल एसेट, ओपनिंग है 6 लाख, क्लोजिंग है 8,80,000, 2,80,000 की लैंड परचेज की है, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,80,000। प्लांट एंड मशीनरी, अब प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएबल एसेट है और नीचे उसको रिलेटिंग कोई एडजस्टमेंट भी दिया है, बाद में देखेंगे, रुक जाएंगे। इन्वेंट्रीज, ओपनिंग 280, क्लोजिंग 2 लाख, इन्वेंट्रीज आर डिक्रीजिंग बाय 80,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, कैश इनफ्लो। ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग 240, क्लोजिंग 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स आर इंक्रीजिंग बाय 1,60,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो। ये आई थिंक सभी लोग इतना तो कर पाए होंगे ना, इसमें तो किसी को परेशानी नहीं हुई होगी। और कैश है मतलब ये है हमारा ई और ये है हमारा एफ। कैश फ्लो में जाते हैं, ये है हमारा ई, ये है हमारा एफ। ओपनिंग है 80, क्लोजिंग है 56, मतलब करंट ईयर में कैश फ्लो कम हुआ है, आउटफ्लो हुआ है 24,000, हो गया हमारा डी। यहां तक सबको बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है क्या? चेक कीजिएगा। अब दोस्तों सिर्फ दो फिगर्स बची है, एक है कैपिटल की फिगर और एक है फिगर हमारी प्लांट एंड मशीनरी की। ठीक है, अब मैं फिर से देखना, मैं आपको सच बताऊं, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन बेसिक्स एंड आई एम वेरी पेक्यूलियर ऑन वर्किंग नोट्स, क्योंकि मुझे पता है यार वही एक चीज है जो आपको आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्किंग नोट्स बनाए, अच्छी बात, नहीं बनाए बना लीजिएगा। दो वर्किंग नोट्स हम लोग यहां बनाएंगे, एक प्लांट एंड मशीनरी का बना लेते हैं दोस्त और एक बना लेते हैं कैपिटल का। अब एक अप्रोच में डिफरेंस देखना, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैपिटल पढ़ती वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, अटक जाएंगे। मेरा वो अप्रोच ही नहीं है। आप देख रहे हो मैंने क्या किया, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रखा, जो जो एडजस्टमेंट्स मैं कर सकता हूं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के, वो एडजस्टमेंट्स को मैंने पहले इफेक्ट दे दिया। समझ में आया?
और फिर बाद में जिन एडजस्टमेंट्स को मुझे समय देना है, पेशेंटली सॉल्व करना है, उनके लिए मैं रुक गया। मतलब देयर इज नो परेशानी एट ऑल, बस यही अप्रोच रखना है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 6,40,000, क्लोजिंग है 4,40,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,40,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 4,40,000। क्लियर है? परफेक्ट, कोई परेशानी? अब एक काम करते हैं, कैपिटल का ओपनिंग ले लेते हैं 10 लाख, क्लोजिंग 1224। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख टू बैलेंस कैरीड डाउन 12,24,000। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, ये जो कैपिटल अकाउंट है ये किसकी तरह है? ये हमारे P&L अप्रोप्रिएशन की तरह है। लेकिन बिजनेस में और बिजनेसमैन के लिए जो कैपिटल होता है वो कौन सी एक्टिविटी होगी बेटा जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, ये समझना। जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। प्लांट एंड मशीनरी कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। लेकिन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ओआ में जाएगा। एक एक कर समझते हैं। नीचे दिया गया एडजस्टमेंट पढ़िए। मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 24,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। मशीनरी बेची 40,000 में, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक अकाउंट 40,000 और ये 40,000 रुपए का कैश इनफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? अब हमें इस पे प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो उसके लिए हमें मशीन की WDV निकालनी पड़ेगी। WDV कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस accumulated depreciation of an asset 24,000। तो 80,000 minus 24,000, WDV becomes guys 56,000। मतलब 56,000 रुपए की मशीन को 40,000 रुपए में बेचा है। मतलब यहां पर प्रॉफिट कितना हुआ है बेटा जी? 16,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। एंट्री क्या पास होगी प्रॉफिट की? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000। ये जो 16,000 रुपए का प्रॉफिट है ये कहां पर जाकर एडजस्ट होगा? एडजस्टमेंट्स में जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसको यहां पर एडजस्ट करेंगे। चेक करिएगा, लॉस हुआ है, सॉरी प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, मैंने गलत एंट्री पास कर दी। बाय P&L अकाउंट 1,00,000 सॉरी 56,000 की एसेट को 40,000 में बेचा है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ। The provision for depreciation on 1/4/2020 was 2 lakh and 31st March 21 is 1,20,000। ओके, इसका मतलब क्या है? ओपनिंग प्रोविजन है डेप्रिसिएशन का 2 लाख, क्लोजिंग है 3,20,000। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 1,20,000, ठीक है। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सिर्फ यही 1,20,000 नहीं है, ये जो एसेट बेची है उसका डेप्रिसिएशन भी यहां पर कंसिडर होगा 24,000। ओके, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 1,44,000। क्या करेंगे? इसको यहां पर एड बैक करेंगे, डेप्रिसिएशन 1,44,000। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आएंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन चेक करिएगा कितना होगा। अच्छा, इन्होंने इस तरीके से बनाया है, हमने WDV बेसिस पर बनाया है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। बाय डेप्रिसिएशन 1,44,000। करेक्ट? क्लियर हुआ सभी को? द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3,60,000। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कहां पर जाएगा? कैपिटल अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट 3,60,000। अच्छा, यही नेट प्रॉफिट कहां पर जाएगा दोस्तों? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जाएगा। नेट प्रॉफिट 3,60,000, चेक कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब मुझे ये एसेट अकाउंट और ये सारे अकाउंट्स को एक एक करके क्लोज करना है। एसेट अकाउंट के क्रेडिट में टोटल चेक कर लो कितनी है, 56, 144, 4,40,000। वाओ, मैच हो गया, 6,40,000। टोटल हमारी मैच होगी, एब्सोल्युटली परफेक्ट, 6,40,000।
कोई परेशानी, कोई शंका, कोई गुंजाइश, कोई डिफरेंस, एनीथिंग? नेट ब्लॉक क्या होता है मैं बताता हूं। ग्रॉस ब्लॉक का मतलब होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो हमें क्या मिलता है? नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक का मतलब होता है WD। क्लियर हो गया? सो इसका मतलब है कोई एडिशनल परचेजेस नहीं है। अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट में। दोस्तों कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में टोटल है 13,60,000। ठीक है, इसी टोटल को मैं लिखता हूं डेबिट में 13,60,000। 13,60,000 माइनस 12,24,000 अगर करता हूं मैं तो अमाउंट आता है 1,36,000। कैपिटल अकाउंट डेबिट कब होता है? जब हम बिजनेस से क्या करते हैं? ड्रॉइंग्स करते हैं। और ड्रॉइंग्स मतलब एक तरीके से जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर होता है, वैसे यहां पर हुआ ड्रॉइंग। तो ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश आउटफ्लो चेक करिएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश आउटफ्लो 1,36,000 की ड्रॉइंग हो गया क्वेश्चन। So that's how we will get cash flow from operating activities as 4,72,000. Investing activity outflow 2,40,000 and financing activity outflow 2,56,000. Check all of you. Check all of you. किस किस का सही आया फटाक से बता दीजिए। इजी क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया श्रद्धा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 यार आप ना अभी होमवर्क कर लो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस महसूस कर पा रहा हूँ और ये डिस्टरबेंस के अंदर ना मैं करवा नहीं पाऊंगा। आप आराम से बैठ के कर लीजिए होमवर्क, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेट मी शो यू द चेक ट्रैकर, क्योंकि बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, सच बता रहा हूँ। फिर हो गया वो भी आपका, डोंट वरी, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। रजिस्टर भी जो फिल करना है ना वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। अभी 1 मिनट मुझे बस आपको ट्रैकर दिखाना है। पर अच्छा ये सिस्टम में, चलो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ आपको ट्रैकर। जस्ट 1 मिनट ना गाइस। मैंने कल ट्रैकर बहुत अच्छे से अपडेट किया आप लोगों के लिए, रियली लाइक इट एंड यू विल रियली अप्रिशिएट मी कि सर बहुत बढ़िया ट्रैकर बना है। ये देखिए यहाँ पर, कम ऑन ऑल ऑफ यू सी दिस। अब मैंने क्या किया है, आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 10। लेक्चर थोड़ा छोटा हो रहा है डिस्टरबेंस की वजह से, बट डोंट वरी, जो होमवर्क क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या किया है, आप लोगों के लिए जैसे ही ये चैप्टर खत्म हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तुरंत इसके बाद देखिए मैंने वन शॉट रिवीजन का एक सेशन यहां पर उसकी लिंक लगा दी है। समझ में आया? वन शॉट रिवीजन तुरंत यहां पर लगा दी है। उसके बाद में अब आपकी जब टेस्ट होगी 1-2 दिनों में, उसका टेस्ट पेपर भी यहीं पे आपको मिल जाएगा। आपके यहाँ देख रहे हैं ना क्लिक हियर, तो जैसे आप यहाँ पर प्ले वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपका रिवीजन चालू हो जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक उसी तरह जैसे ही आप क्लिक हियर करेंगे ना तो आपका पेपर आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर अलोंग विद सजेस्टेड आंसर। तो हर एक चैप्टर जब खत्म होगा तो उस चैप्टर के बाद उसका रिवीजन वीडियो और उसका टेस्ट पेपर यहां पर आ जाएगा। दिस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, अगला जो लेक्चर है हमारा कल सुबह, उसमें हम लोग पहले होमवर्क क्वेश्चन चेक करेंगे 18 नंबर। उसके बाद में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू मेंटेन रजिस्टर इंडेक्स, और फिर बाद में उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे कल एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर के बीच में ना कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स करते जाएंगे, कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो एक बैकलॉग खत्म होता जाएगा। हमारे टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है समझना, जिसमें से 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चैप्टर बेस्ड है, तो 21 स्टैंडर्ड्स बचे। तो 21 स्टैंडर्ड्स में से ना कुछ स्टैंडर्ड्स हम लोग बीच बीच में करते जाएंगे, तो दैट विल रियली गिव अस अ साई ऑफ रिलीफ। नहीं, संडे का लेक्चर 45 मिनट्स का नहीं है, कुछ शेड्यूलिंग इशू हो गया होगा, प्रतीक मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, so guys do it accordingly, really my apologies for this delay but it's beyond my control. Thank you so much, फिर से मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 8 बजे। गुड डे ऑल।